नमस्कार, मैं अनुज खरब, प्रवक्ता हिंदी, दिल्ली सरकार। कक्षा 12वीं के पाठ 9 से कवि परिचय यानी विद्यापति के कवि परिचय लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम पढ़ेंगे विद्यापति के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में। आइए शुरू करते हैं। विद्यापति को जन्म को लेकर अधिकांश विद्वानों में बहुत मतभेद है, लेकिन जो अधिकांशता विद्वान जो मानते हैं उनको 1380 का जन्म उनका मानते हैं। तो विद्यापति को संधि काल का कवि माना जाता है। अब संधि काल कौन सा काल है मैं बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। एक आदि काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। अब जल्दी से इनका परिचय दे देता हूँ, क्योंकि मैंने 11वीं कक्षा में भी आपको इनका परिचय किया था कि आदि काल में जो है प्रशस्ति का गान का काव्य लिखा गया, यानी उनका आधार जो था वो राजाओं की प्रशस्ति था। यानी जितना भी बहुत सी जो अधिकतर काव्य रचनाएं हुई उस काल में वो राजाओं की प्रशस्ति के बारे में, यानी उनकी वीरता के बारे में, उनके दरबार के बारे में, उनके बारे में लिखा गया। जबकि जो मध्यकाल है उसको भक्ति के आधार पर, भक्ति को आधार माना गया। और तीसरा रीति काल में जो वो दरबारी कवि हो गए, यानी उनकी श्रृंगारिकता हावी हो गई किस तरीके से। और आधुनिक काल के अलग अलग हमें भाग देखने को मिलते हैं, चाहे वो भारतेंदु काल हो, चाहे ऋग्वेदी काल हो, चाहे छायावादी काल हो, चाहे प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो। ये इस तरीके से जो आगे बढ़ती चली जाती है इनकी सारी चीज़ें। अब लेकिन हम बात करते हैं संधि काल। तो विद्यापति जो है मध्यकाल और आदिकाल और मध्यकाल के बीच के कवि कहे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश विद्वान कहते हैं कि वह भक्ति काल के कवि नहीं है और ना ही वो इतने पुराने हैं कि उन्हें हम उस श्रेणी में रखें कि अमीर खुसरो की श्रेणी में, यानी हम किस श्रेणी में रखें कि हम उन्हें आदिकाल की श्रेणी में रखें। तो इसलिए उनको लेकर विद्वानों में मतभेद है, इसलिए उन्हें संधि काल का कहा जाता है कि ना ही वे आदिकाल के हैं और ना ही वे भक्ति काल के, तो बीच के काल के यानी संधि काल के माने जाते हैं। ये बिहार के मधुबनी जिले के बिस्वी गांव में जन्मे थे। इनका परिवार विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ये मिथिला नरेश शिव सिंह के राज दरबार के राजकवि थे। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो प्रशस्ति गान होता था, पहले के जो कवि थे राजकवि, आदिकाल में क्या होता था कि राजाओं के दरबार में कवि होते थे और यह कवि क्या करते थे कि राजाओं की प्रशस्ति करते थे, उनकी बड़ाई करते थे, उनके बारे में लिखते कि उनकी वीरता का बखान करते थे। जैसे पृथ्वीराज रासो, तो इसे रासो साहित्य भी कहा जाता है। यानी रासो साहित्य बहुत लिखा गया है, यानी उसमें रास बहुत होता था, यानी राजाओं की प्रशस्ति बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसलिए विद्यापति भी थे जो मिथिला नरेश शिव सिंह के राज दरबार के राजकवि थे। और उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि ये बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। ये साहित्य, संगीत, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, न्याय, भूगोल के विद्वान थे। इसके अलावा इन्हें कई समकालीन भाषा और उपभाषाओं का ज्ञान था। आप इन चीज़ों से इनकी विद्वता का भान लगा सकते हैं कि कितना इन्हें ज्ञान था। और इनकी जो रचनाएं हमें 3 प्रमुख भाषाओं में प्राप्त होती है, एक संस्कृत, दूसरी अवहट यानी अपभ्रंश और तीसरी मैथिली। और इसलिए इन्हें मैथिली में लिखने के कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है। तो अब जब पूछा जाए आपसे कि मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति, क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा में इन्होंने रचनाएं की। तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू प्रतिमा, लिखनावली, विद्यापति पदावली। अब साहित्य के बारे में, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि साहित्यिक विशेषताएं क्या है इनकी, कि इन्हें संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली भाषाओं का ज्ञान था। ये आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि हैं। जैसे मैंने बताया कि संधि कवि क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि उस समय जो की भाषा थी वो अगर दरबार की भाषा संस्कृत कही जा सकती है, या उस समय मध्यकाल का दौर चल गया तो फारसी का दौर आ गया, लेकिन दरबार की भाषा, तो लिखने वालों की भाषा जो थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, वो अपभ्रंश थी या मैथिली थी। तो इन्हें इसका श्रेय भी दिया जाता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में इस मैथिली का और अपभ्रंश का, इन दोनों भाषाओं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया और अपनी रचनाएं इन भाषाओं में की। तो इन्होंने तीनों, संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली, तीनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की। इन्होंने राधा कृष्ण के
के प्रेम को आधार बनाकर लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति दी। लौकिक यानी इसी लोक की, इसी संसार के लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति दी थी। इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका दरबारी संस्कृति, मैंने पहले ही बताया कि आपको दरबारी संस्कृति थी, इसलिए कीर्तिलता और कीर्तिपता दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा के रूप में देखने को मिलती है। और पदावली के पद में भक्ति और श्रृंगार, और ये पद इनकी प्रसिद्धि का आधार है, क्योंकि भक्ति भी है उनके काव्य में जब वो राधा और कृष्ण की बात करते हैं, और श्रृंगार भी उतनी ही मात्रा में इसमें इनके पदों में व्यक्त होता है, और ये पद इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। आज भी तीज त्यौहार पर इनके पद ये गाए जाते हैं। तो इसलिए इनकी भाषा शैली तीन आधारों मैथिली, अपभ्रंश और संस्कृत का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में दिखाई देता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग मिलता है हमें। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के पदों का प्रयोग किया गया है, और इनकी जो मृत्यु है वो 1460 के आसपास मानी जाती है। अब ये जो संधि काल के कवि है ये क्या है, इनके बारे में एक छोटी सी चीज़ें बता दूं कि मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और संस्कृत अनुष्ठानों में इनके पद इतने रच बस गए हैं कि इनकी पदों की पंक्तियों में अब वहाँ के मुहावरे भी बन गए हैं। कि लोक व्यवहार में जब आप देखते हो कि इनकी जो काव्य की झलक है हमें लोक व्यवहार में भी दिखाई मिलती है, कि इनके मुहावरे भी बन गए हैं इनके पद को लेकर। और पद लालित्य, मानवीय प्रेम, व्यवहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण इनमें मिलता है। स्तुति के पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि, रचनाकारों के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक है। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि विद्यापति जो है वो संधि काल के कवि है, और उनके काव्य में मुख्यतः एक श्रृंगारिकता और एक भक्ति का दोनों का सामंजस्य दिखाई देता है। कि एक तो भक्ति को यानी इसी लौकिक प्रेम की बात करते हैं जो इसका आधार प्रेम और श्रृंगार है, तो उनके काव्य में मुख्यतः हमें यह चीज़ें देखने को मिलती है। और उनकी भाषा की पकड़ काफ़ी पकड़ है उनको भाषा पर। उन्होंने तीनों भाषाओं में संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली तीनों भाषाओं में अपनी रचना करके अपने रचना संसार को उत्कृष्ट बनाया और दूसरों से अलग बनाया, इसलिए वो विद्यापति कहलाए। धन्यवाद।